हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर 2 है। ये सेट नंबर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये है सेट नंबर 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2। ठीक है, कुल 100 प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। देखा जाए पहला प्रश्न से, तो पहला है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, मतलब ये बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के सभी के शोषण के विरुद्ध ये स्वीकृत करता है, अधिकार स्वीकृत करता है। लेकिन जहां दलित की बात है तो दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका 1, 2 और 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? तो ये जो है सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार में निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो संविधान का जो अनुच्छेद है 248, ठीक है, अनुच्छेद 248 में अगर देखें तो इसके अनुसार अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषय हैं जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है ये बताना है इसमें। तो संघ सूची के अंदर आता है आपको बीमा। ठीक है, बीमा आपको संघ सूची में आता है। बीमा और साथ में देखा जाए तो जैसे कि जनगणना, ये भी आपको संघ सूची में आता है। लेकिन शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये समवर्ती सूची हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल। क्यों? शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। ठीक है, शून्यकाल में क्या आता है? तो सिर्फ लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में नहीं होता है किसका? तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, क्योंकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, और बाकी जो शेष हैं, मतलब इस सब इन सभी में आपको जो सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति है, इसमें आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ लोकसभा का होता है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? दिए गए विकल्प में कौन सही है? तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, या इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, मतलब ये दिए गए विकल्पों में सब सही है। अनुच्छेद 131 के तहत देखें हम लोग, अनुच्छेद 131 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, फिर आपको देखा जाए 132 से 136 में, ठीक है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार आपको मिलेगा कहाँ? 132 से लेकर 136 में अनुच्छेद में। ठीक है, आर्टिकल। और अनुच्छेद 143 में देखें तो ये आपको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मिलेगा। ठीक है, 143 में, अनुच्छेद 143 में, इसलिए ये सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। राज्यपाल
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। फिर शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपको पहला नंबर सही है और तीसरा भी सही है, फिर आपको ये चौथा सही है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शंस। हाँ, ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 सही है। ठीक है? देखिए, अनुच्छेद 159 में हम लोग देखें 159 में, तो इसके अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले या उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। और राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो आपको 159 में दिया गया है, ना कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये तीसरी अनुसूची नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2003 में कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी इनमें से? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, संथाली भाषा जोड़ी गई थी आपको आठवीं अनुसूची में। देखिए, आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी तो ये हुआ था 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ भाषाओं को जोड़ी गई। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, 2003 के तहत। और इसमें जोड़ी गई जो थी वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा थी। उनको आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं? तो आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें। ये किस अनुच्छेद में शामिल है? किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में है। देखिए, उक्त शब्द का जो उल्लेख है, ठीक है, इन शब्द का जो उल्लेख है, ये आपको संविधान के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। संविधान अनुच्छेद 48 का 1 अगर देखें, 48 का 1, तो इसमें कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 48 के क में। ठीक है, सही उत्तर होगा आपको अनुच्छेद 51 का क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक पद का सृजन? तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के राजस्व से व्यय के लेखा परीक्षण के लिए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया था। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। फिर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1973 में हुई थी। ठीक है, बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। ठीक है, जीवन मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक विभिन्नता के। ठीक है, अनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र है। देखा जाए तो जीवन मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र अनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित है। इससे इसमें जीवों की अनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय शक्ति। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में मिशन में शामिल नहीं है, तो ये नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है उसमें कुल 8 मिशन शामिल है। ठीक है, 8 मिशन है। पहला हो गया आपको
राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर शक्ति का जो है राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया। फिर उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। फिर आपको सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, और फिर आपको जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 जो है ये शामिल है आपको राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट है टुमारोज बायोडायवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडायवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। वंदना शिवा लेखक हैं, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है और ये पुस्तक जो है वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन कौन है? चींटी, हिरन, बाघ या लोमड़ी? इसका उत्तर होगा केवल 2, यानी कि हिरन, ठीक है। हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। ये मतलब इसका तात्पर्य है कि ये शाकाहारी प्राणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि अप्रैल में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय प्रॉपर्टी की संख्या कितनी है? सॉरी, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 6 पार्टियां हैं, ठीक है। 10 अप्रैल को किया गया था इसका घोषणा, वर्तमान में अभी कुल 6 संख्या है, ठीक है। अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 को ये इसका घोषणा हुआ था। और इसमें जो पार्टी का नाम अगर हम लोग देखें, 6 पार्टियों का नाम, तो पहला है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है आपको भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं। फिर है आपको बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। फिर आपको है आम आदमी पार्टी, आप। और फिर है आपको नेशनल पीपल्स पार्टी। और फिर है आपको सीपीआई, एम, ठीक है। ये कुल 6 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम, वो किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में है, ठीक है। कोल्लम जिला केरल में स्थित है। ये जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, ठीक है। और इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक परियोजना, एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। ये कब की गई है? तो ये 17 अक्टूबर 2022 को 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया, ठीक है। भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 13वां, ठीक है, 13वां है। ये 10 मार्च 2023 को जारी हुआ था, ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। और ये 10वां संस्करण था इसका, ठीक है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया था किसको? तो ये पहले स्थान पर जो है, फर्स्ट स्थान पर, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। भारत 13वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो कितना अनुमानित किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वृद्धि दर है 5.9%, ठीक है। देखिए अप्रैल में जारी हुआ था, अप्रैल 2023 में,
और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर दिया गया है ये 5.9% रखा गया है। और इसी को अगर 2024 के लिए जाए, ठीक है, वर्ष 2024 के लिए, तो ये अनुमानित है आपको 6.3, वर्ष 2024 के लिए 6.3%। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है टेरॉन, टेरॉन प्रथम, ठीक है। ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया है। और ये रॉकेट 110 फीट लंबा है और 7.5 फीट इसका व्यास है, रेड मतलब व्यास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो ये है एयरटेल, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल है, ठीक है। एयरटेल देखिए, एयरटेल ने क्या किया था कि 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को एयरटेल ने नहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी ने 5G सेवा की शुरुआत की। और इस सेवा को शुरू करने वाला जो पहला कंपनी है वो एयरटेल है। और इस सेवा को सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो सबसे पहले शुरू किया गया था गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, मतलब अगर 2018 की जो तुलना की जा रही है 2022 में, उस रिपोर्ट के अनुसार कितना अंतर है, कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ये वृद्धि हुआ है 200 का, ऑप्शन नंबर बी 200। देखिए 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन का ये 5वां परिणाम जो है वो जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वो अभी कुल 3167 है, ठीक है। जो कि आपको 2018 के टाइम में क्या था? 2018 के टाइम में, तो 2018 के टाइम में ये था 2967, यानी कि कुल 200 की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी से। अर्जुन अवार्ड 2022 विजेता हैं ओम प्रकाश मिथरवाल और इनका संबंध जो है वो निशानेबाजी से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है 80वां गोल्डन ग्लोब में? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब ऑस्टिन बटलर को दिया गया और ये पुरस्कार उनकी फिल्म एल्विस के लिए दिया गया, ठीक है। कौन सी फिल्म थी? फिल्म थी एल्विस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पूर्व कौन था? तो ये थे अब्दुल हामिद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ठीक है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी रहा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन, भारत और जापान। चीन, भारत, जापान। मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पे है और जापान आपको तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में किया गया। 11 से 12 नवंबर को हुआ था पीएम गति शक्ति का जलमार्ग का शिखर सम्मेलन वाराणसी में। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध का अभ्यास का। ठीक है, ये मार्च में हुआ था, मार्च 2023 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास की जो शुरुआत है वो 2005 में हुई थी पहली बार, और इस बार ये जो है जोधपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या सर्वाधिक रही है? तो ये पिछले सेट में भी मैंने बताया था, और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक रहा। कितना रहा? तो लगभग आपको 36.0148% रहा। ठीक है, टोटल में 36.0148% आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो कि अगर संख्या के रूप में देखें, जनसंख्या के रूप में, तो ये है 4,70,80,514। ठीक है, ये जनसंख्या है कुल। चलिए, इसमें आपको फिर अगर पिछड़ा वर्ग का देखें तो पिछड़ा वर्ग का था 27.12%। ठीक है, अनुसूचित जाति का था 19.65%। ठीक है, 19.65%। जो अनारक्षित है, मतलब सामान्य श्रेणी का था लगभग 15.52%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के बारे में देखें, यानी कि अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी में है, तो एसटी कैटेगरी का है 1.68%। ठीक है, ये एसटी का हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? लंपी प्रोवैक टीका को लॉन्च किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, 10 अगस्त को किया है, 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी प्रोवैक को लॉन्च किया गया, और ये टीका जो है वो त्वचा रोग से पशुओं को ये बचाव करेगा, और इसे केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये दोनों मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। मार्च 2023 में किया गया है। ठीक है, हाल ही में हो गया मार्च 2023 में। और डब्ल्यूएचओ जो है वो विश्व में कुल 42 देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया है। ठीक है, कितने देशों को? तो कुल 42 देशों को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो इनको जो मत प्राप्त हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी 64.03% मत प्राप्त हुआ था वैध मतों का। ठीक है, और इनके जो विपक्ष में थे उम्मीदवार, उनका नाम था यशवंत सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें किया गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 2023 में? तो यहाँ दो लोगों को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को, दोनों को किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कहा जाए तो नोबेल पुरस्कार इन दोनों को दिया गया, और ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित उसकी खोज के लिए प्रदान किया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों का विकास को सक्षम किया। ठीक है, कौन से टीकों का? तो एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए टीकों के जो है खोज का विकास का सक्षम किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए कुल कितनी राशि आवंटित है? तो ये कुल 60,000 करोड़ रुपए आवंटित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मनरेगा के अनुसार मनरेगा के लिए किया गया है घोषणा, और जल जीवन के लिए आपको 70,000 करोड़ किया गया है। किसके लिए? तो जल जीवन के लिए। ठीक है, जल जीवन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 2025 तक, ठीक है? 2025 तक का लक्ष्य है टीबी मुक्त पूरी तरह से समाप्त करने का। सितंबर 2022 में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी और जिसमें पुनः इस प्रतिबद्धता को दोहराया गया था। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय था ऑप्शन नंबर 1 वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी तरुण पिथोड़े। तरुण पिथोड़े हैं ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक, तरुण पिथोड़े। ठीक है, फिर आपको ये जो है सत्यव्यास। सत्यव्यास जो है ये लेखक हैं आपको बागी बलिया के। ठीक है, बागी बलिया के लेखक हैं सत्यव्यास। फिर आपको ज्ञान चतुर्वेदी जो हैं ये लेखक हैं आपको इसके क्या नाम है पागल खाना के। ठीक है, पागल खाना के लेखक हैं आपको। फिर सारा पेनेरे जो हैं सारा पेनेरे नहीं, फिर आपको यहाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? बीसीसीआई के द्वारा जो आयोजित की गई थी महिला प्रीमियर लीग 2023, इसका खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है दिल्ली कैपिटल को हराकर। ठीक है, महिलाओं का था प्रीमियर लीग आईपीएल की तरह और इसने दिल्ली कैपिटल को हराया और मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। ठीक है, चलिए देखिए इस बार जो ये विमेंस प्रीमियर लीग हुआ था ये पहला संस्करण था और इसमें 5 टीमें भाग ली थी। ठीक है, मुंबई इंडियंस पहला संस्करण का विजेता रहा। चलिए नेक्स्ट देखें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा वो होगा भारत में। ठीक है, भारत में होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो ये जो हुई थी वो हुआ था आपको भंडारी समिति के सिफारिश पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आरबीआई की। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सेवा कर, सर्विस टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो करदाता पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, और इनके कुछ और भी उदाहरण है जैसे कि सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, ये सब जो है आपको आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? छोटे व्यापारी के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपको ऑप्शन नंबर सी चलैया समिति के द्वारा। ठीक है, चलैया समिति ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है कि नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया? नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी फिशर ने दिया था। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया और इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। कब दिया था? तो 1977 में 1977 में
महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, अशोक को किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी? ठीक है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस शिलालेख में दी गई है? तो ये छठा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है छठा। अशोक को अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटा जा सकता है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, और सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज जो हुई थी, सर्वप्रथम इसका खोज जो हुआ था पहला शिलालेख का, तो ये हुआ था 1750 ईस्वी में। किसने किया था? तो पी फैंतलर ने किया था। ठीक है, पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। फिर आपको पांचवा शिलालेख में जो है वो आपको क्या बोलते हैं, अ, धर्म महा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। फिर आपको जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इसमें आपको कलिंग कलिंग युद्ध का वर्णन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज अगर किया था किसने, तो ये था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो, उसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। रंगपुर की खोज की गई थी रंगनाथन राव के द्वारा 1953-54 में। चलिए नेक्स्ट देखें, तो किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ में, यानी ऑप्शन नंबर सी शतपथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है और शतपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, यजुर्वेद का है। अच्छा, बताया जाएगा वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है आपको चोर 4, और 4 में फिर आपको वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या है 6। उपनिषद कितनी है? उपनिषद उपनिषद की संख्या है आपको 108। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका संबंध है विजयसेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विजयसेन से संबंध है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक थे विजयसेन, उससे संबंधित है। ठीक है, और जूनागढ़ का संबंध कहाँ है? तो जूनागढ़ का संबंध आपको है इससे रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, फिर हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है आपको कलिंग राजा खारवेल से। फिर ग्वालियर अभिलेख का संबंध है आपको प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? भू राजस्व की दर जो था वो उपज का कितना भाग था? तो ये 1/2 था। ठीक है, 1/2 भाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। भू राजस्व दर का उपज का लगभग 50% था और इसी के शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया गया था। ठीक है, और इसने जो उपाधि धारण की थी वो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। दैवीय अधिकार के सिद्धांत का अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है, फिर आपको दक्षिण भारत विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को। फिर आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोल ने 6 बार आक्रमण किया और इसी ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना की नींव भी रखी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम ने देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। फिर आपको हरिहर द्वितीय जो है, हरिहर द्वितीय वो आपको महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। फिर आपको ये जो है देवराय द्वितीय को
देवराय द्वितीय को आपको क्या बोलते हैं, गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है, इसको हाथियों का शिकारी कहा जाता है। फिर निकोलो कोंटी देवराय वन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था जजिया कर को, और किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1679 में किया गया था, जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। ठीक है, औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म का अनुयायी था। इसने बीजापुर को 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसने औरंगाबाद में 1679 ईस्वी में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने? औरंगजेब ने किया था बीबी के मकबरे का निर्माण, सुन्नी समुदाय से था। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की जो स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? तो ये किया गया था 1757 से 1760 में, और फिर 1765 से 67 तक था रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल। ठीक है, ये कार्यकाल है, ये पहला कार्यकाल। फिर दूसरा था आपको 1765 से 1767 तक, ये किसका कार्यकाल है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है। ठीक है, फिर इसने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम देखा जाए तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। सहायक संधि करने वाला और राज्य देखा जाए तो हैदराबाद कब किया था? हैदराबाद जो है वो किया था 1798 में। ठीक है, फिर आपको मैसूर जो है वो 1799 में। फिर आपको तंजौर जो है ये भी आपको 1799 में। ठीक है, चलिए, और अवध जो है, अवध, इस अवध ने किया था कब? तो ये किया था 1801 में। ठीक है, चलिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का क्रम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है पहाया विद्रोह। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध जो है वो बिहार और झारखंड से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहाया विद्रोह मतलब इसको कहा जाए तो पहाड़िया विद्रोह का संबंध है भागलपुर बिहार से और संथाल परगना झारखंड से है। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व जो है वो तिलका मांझी ने किया था। कब किया था? तो ये किया गया था 1799 में। 1799 में किया था तिलका मांझी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें और भी विद्रोह हैं जिसके बारे में देखा जाएगा, जैसे चेरो विद्रोह आपको 1800 से 1819। ठीक है, आपको इस तरह से बहुत से विद्रोह हैं। चलिए आगे प्रश्नों में मिलेंगे। तो 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? 1897 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबा दिया था? तो ये था कर्नल नील। कर्नल नील ने दबाया था 1857 की क्रांति को। ठीक है, इलाहाबाद में दबाया। चलिए नेक्स्ट देखें, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को मूव करें। ठीक है, इस प्रश्न में एक चीज और है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो किया गया था क्या आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो ये किया गया था आपको 1943 में। कब? 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ, और 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने गठन किया था आजाद हिंद फौज का 1942 में। ठीक है, और आजाद हिंद सरकार का जो गठन था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है? तो ये है मेरी कहानी। ऑप्शन नंबर सी, मेरी कहानी। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखें।
नेक्स्ट है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला ने? तो ये थी ऑप्शन नंबर एक 41वां में, ठीक है, 41वां अधिवेशन में की थी। और ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। कब? 1925 में हुआ था। ये कानपुर में हुआ था 1925 में, ठीक है। और देखा जाए इसके बारे में, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरोजनी नायडू ने। प्रथम महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू ने किया था। और सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता हुआ था, ये तो पहली भारतीय महिला हो गई, भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, लेकिन जो पहली बार महिला के द्वारा किया गया था अध्यक्षता, तो वो हुआ था कब? तो 1917 में हुआ था। 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। ये पहली महिला हो गई और ये पहली भारतीय महिला हो गई। कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति था। और फ्रांस की ये राज क्रांति जो थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1789 में हुई थी, लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। और ये प्रमुख नारा था इसका, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट है 61वां में देखें अगला प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? कौन सा दो भौतिक राशि है जिसका इकाई एक है इसमें? तो ये है बल और भार, ठीक है, एक ही है बल भार, ठीक है। उपेक्षित जो इकाई है वो है न्यूटन, और या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या फिर न्यूटन, या फिर अगर कहा जाए इसको तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए, किस चीज को नापने के लिए किया जाता है? तो ये वायु की गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को नापा जाता है, एक डिवाइस है ये, ठीक है। वायु की गति यानी कि और उसकी शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। इससे पवन का वेग मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये सही हो गया। क्योंकि भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है ऊर्जा के संरक्षण पर, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है, तो ये हवा का दबाव के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हवा का दबाव। जब किसी ध्वनि श्रोता से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है, तब वायु में संपीड़न तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है। और यही संपीड़न तथा विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, जो माध्यम वायु से होकर संचारित होती है, ठीक है। और संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र तथा विलयन निम्न दाब क्षेत्र है। हवा के दबाव को भिन्नता के कारण संपीड़न तथा विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। किसी वस्तु के वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? कौन से परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये सत्य नहीं है। किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? किसी धातु को अगर पतली तार के रूप में ढाला जाए तो ढलने की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तन्यता। ठीक है, धातु के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता को तन्यता कहा जाता है। जैसे कि सोना, सोना जो है सबसे तन्य धातु है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, जल शोधन में किस कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत परासरण का। ठीक है, विपरीत परासरण द्वारा क्या किया जाता है कि जल को शुद्ध किया जाता है, और जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च हो जाए तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय विलयन नहीं है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस जो ये होता है, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता हाइड्रोजन आयन से अधिक होता है। ठीक है, ये जो है अगर हाइड्रोजन आयन से अधिक हो जाए तो ये क्षारीय विलयन कहलाएगा। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है आपको क्षारीय विलयन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? तो ये सिरका करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिरका जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। जिसका विलयन जो है पीएच मान 7 से कम होगा वो लाल मतलब नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो, ठीक है, 7 से कम होगा तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, और इसलिए ये लाल कर देगा आपको सिरका। नेक्स्ट है तत्वों। तत्वों देखा जाए कौन कौन सा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आपको एस्टेटिन, ये सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सामान्यतः जो है हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन। ठीक है, और ये तत्व जो है वो समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन तत्वों में जैसे एस्टेटिन है ये, ठीक है, एस्टेटिन ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण है वो जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हैबर प्रक्रिया। ठीक है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी यानी कवक, कवक से संबंधित है। ठीक है, माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु के बारे में बताया जाए तो ये है जल। ऑप्शन नंबर बी, जल। ठीक है, कोशिका में यानी सजीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सेल, और कोशिका के भीतर यानी सेल के भीतर जो संरचना पाई जाती है उसमें आपको केंद्रक एवं केंद्रिका, फिर जीव द्रव्य, गॉल गॉल्गिकाय, फिर कणाव सूत्र, फिर आपको कनाभ सूत्र हो गया, फिर आपको अंतर्द्रव्य जलिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, लवक, ये सब पाया जाता है। इसमें जीव द्रव्य में आपको जल का मात्रा लगभग 80% होता है, फिर प्रोटीन इसमें 15% होता है, वसा इसमें 3%, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक लवण जो है लवक ये आपको 1% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। तो नेक्स्ट है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये होता है कॉलेनकाइमा की वजह से। ऑप्शन नंबर ए, कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा की वजह से होता है पौधों में लचीलापन।
अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन-सा समूह होता है? पुरुषों में कौन-सा गुणसूत्र का समूह होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी XY। XY होता है, ठीक है? पुरुषों में गुणसूत्र XY होता है, जो सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित और संचालित करता है। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है? जिसमें आपको अगर मानव कोशिका में गुणसूत्र देखें मानव मानव में, तो ये होता है कुल 46, ठीक है? फिर नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो ये होता है द्विखंडन द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन के द्वारा होता है अमीबा। जैसे एक कोशिकीय जीव है, इसमें होने वाला जो अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 अलग जीव उत्पन्न होते हैं। इसे द्विखंडन या फिर बाइनरी विखंडन कहलाता है, ठीक है? अमीबा फिर अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक एक क्या बोलते हैं सजीव है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन जो है वो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो ये है बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत जो है वो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है? परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो कि शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है, जैसे कि आपको हृदय, रक्त, धमनियां, ये सब जो है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है? स्पाइरोगायरा को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, ठीक है? ये शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है? तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक का 4 दूध सागर गोवा में, फिर बरकाना जो है वो आपको कर्नाटका में, फिर दुदुमा दुदुमा जो है वो आपको ओडिशा में, और किलियूर किलियूर जो है वो आपको तमिलनाडु में, ठीक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है माउंट थुलीरा। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है और वो कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपको ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रमुख पर्वत शिखर है माउंट थुलियर, वो आपको 642 मीटर, ठीक है? 642 मीटर है और ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह सैडल पीक है, और सैडल पीक आपको कितना है? तो सैडल पीक आपको 738 मीटर है, ठीक है? और ये ग्रेट निकोबार में जो आपको थुलियर है, माउंटेन थुलियर, ये कितना है? तो ये है आपको 642 मीटर, ठीक है? चलिए, और राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की? तो वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट में प्रयोग कर उत्तर दीजिए। जैसे भौगोलिक लक्षण दिया गया है और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया गया है, ठीक है? भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया गया है। तो पहला है सर्क। सर्क जो है वो हिमनद में अप्रदनी का लक्षण है, ठीक है? फिर आपको है फिर है आपको यारडांग। यारडांग जो है ये आपको वायु के अप्रदनी का लक्षण है। फिर बरखान। बरखान क्या है? तो बरखान आपको अ, ये आपको वायु के निक्षेपण का लक्षण है। फिर ड्रमलिन। ड्रमलिन आपको हिमनद के निक्षेपण का लक्षण है, ठीक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है वो होती है स्वच्छ आसमान, ठीक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात क्या है? तो प्रति चक्रवात जो है वो चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है। ठीक है, उच्च दाब कहाँ होगा? तो केंद्र में होगा और चारों ओर क्या होगा? तो निम्न दाब होगा। तो वो हवा जो है वो केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि मौसम साफ होता है लेकिन हवाएं धीमी गति से चलती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में ये उसके विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में कौन जो है सम्मिलित नहीं है नदियों में? तो ये है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। पंचनद में सिंधु नदी, सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित 5 नदी शामिल है। वे सिंधु नदी की सहायक नदियां भी हैं। इसमें उद्गम हिमालय से होता है। और वो कौन कौन है? तो यह है रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मलाज खंड। मलाज खंड एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। ठीक है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र जो है आपको बैलाडीला है। बैलाडीला कहाँ है आपको? ये आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर आपको अनंतपुर है। अनंतपुर कहाँ है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है। फिर आपको मयूरभंज है, तो मयूरभंज आपको है उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? डेंसिटी पूछा जा रहा है। तो ये होगा मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में जो जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है वर्ष 2011 के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन कौन सा सत्य है ये बताना है। तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिकफील्ड क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाला एक गर्म गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, जैसे सिमुमू जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है तो नहीं। सिमुमू जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, सिमुमू अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। फिर आपको बेंगुएला अटलांटिक महासागर का ठंडे जलधारा है। ठीक है, बेंगुला प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर का है ठंडा जलधारा। फिर आपको समताप मंडल में संवहन धारा पाई जाती है तो नहीं, ये जो है समताप मंडल में नहीं बल्कि क्षोभ क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, वहां संवहन मंडल कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी तूफान और वर्षा इसी मंडल में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत के पूर्वी समुद्री तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है कि तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के जो तट हैं वो गोलकुंडा तट कहलाते हैं। ठीक है, कहाँ तक? तो गोलकुंडा तट कहाँ तक कहलाता है? तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का गोलकुंडा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। ये रोहिला एक राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। ये उद्यान जो है आपको कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जमशेद जी ईरानी जो है ये आपको विख्यात है। जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। इनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा 2007 में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर आपको देखा जाए तो निम्न में से किस कंपनी का
महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो इसका जो उत्तर होगा वो है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्राप्त है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, महारत्न कंपनी। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? मंकी पॉक्स का नाम क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है एम पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी को एमपॉक्स नाम दिया है। और डेनमार्क में 1958 में एक शोध में बंदरों में फैली इस बीमारी को मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। ठीक है, बाद में बीमारी जो है धीरे धीरे आपको पशुओं और मानवों में फैलने लगी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का लोक नृत्य है दलखाई। ठीक है, दलखाई नृत्य। अब देखिए, फिर आपको अगर देखा जाए बहुत से मतलब और भी हैं, जैसे कि मिजोरम। तो मिजोरम का आपका हो गया आपको चेखा नृत्य। ठीक है, चेखा नृत्य जो है वो आपको मिल गया आपको यहाँ से मिजोरम से। फिर आपको देखा जाए तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो जम्मू कश्मीर में आपको रऊफ नृत्य है। केरल में आपको कथकली है। कर्नाटक में यक्षगान है। कर्नाटका में फिर आपको करगा भी है। फिर तमिलनाडु में करगम भी है। ठीक है, ये आपको वहाँ का नृत्य है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? भारतीय सेना के लिए जो राफेल विमान खरीदे गए हैं वो फ्रांस से खरीदे गए हैं। ठीक है, फ्रांस से खरीदे गए हैं। और भारत ने कुल 36 राफेल विमान खरीदने के लिए वर्ष 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया था। कितने? तो कुल 36। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अगर पहला रो में हम लोग देखेंगे तो 5 × 4 अगर करेंगे और फिर इसी को हम लोग प्लस कर देंगे 5 + 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 + 14, सॉरी 14 और ये 14। ठीक है, तो 15 5 × 14 हो गया आपको 70 और 5 + 14 आपको हो गया 19, यानी कि टोटल हो गया आपको 89। ठीक है, फिर आपको सेकंड रो में आते हैं। 7 × 8 करेंगे, 7 × 8 प्लस 7 + 8 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 56 + 15 यानी कि 71। ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट में देखा है तो 11। अब 11 के साथ हम लोग क्या करते हैं कि 9 को गुना करते हैं, प्लस 11 + 9 करेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 99 + 20 यानी कि 119। ठीक है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 119। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संख्याओं को उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। निम्नलिखित समुच्चय के समान है मतलब कि अगर जोड़ा जाए हम लोग को 12 + 18 + 6 करेंगे तो ये कितना आता है? ये 36 आता है। तो उसी तरह से जब हम इसको ऐड करेंगे ऑप्शन नंबर सी को 16 + 12 + 8 तो ये भी आएगा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। अगला प्रश्न है 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है? ठीक है, तो इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से बनाएंगे। दो समय है आपको 2 वर्ष 4 महीना। ठीक है, एंड टाइम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 वर्ष 4/12 वर्ष। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो शांत पानी में नाव की गति क्या होगी? ठीक है, शांत पानी में
तो मान लीजिए कि स्थिर पानी या शांत पानी में नाव की जो गति है वो x किलोमीटर है, ठीक है? x किलोमीटर प्रति आवर है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस पे, तो ये आएगा 30 प्लस x प्लस 3 प्लस 36 बटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपको x इज इक्वल टू 9 और माइनस 1, ठीक है? तो ये 9 जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज को काउंट कर लिया जाएगा, काउंट करने के बाद आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 32 सही होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।